दोस्तों रिसेंटली मैंने एक तेलुगु हॉरर मूवी देखी है जिसका नाम है पिंडम। मूवी के डायरेक्टर है साई किरण। अगर रेटिंग्स की बात करी जाए तो IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पर इसकी रेटिंग्स ही अवेलेबल नहीं है। कई लोग मानते हैं कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि नालगोंडा नामक जगह पर घटित 1930 के दौरान की घटना है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी की कहानी को जानेंगे और साथ ही उस रियल इंसिडेंट के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अपने अपने हेडफोन्स पहन लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम शुक्लापेट नाम की एक जगह को देखते हैं। यहाँ हम मिलते हैं नानम्मा नाम की एक लेडी से। नानम्मा कार में प्रे कर रही होती है, तभी एक डॉग उनकी कार के पास आकर भौंकता है। और इतना ही नहीं, वो डॉग बार बार अपना सिर नानम्मा की कार पर जोर जोर से पटकता है, जिस कारण वो डॉग समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम नानम्मा को पास के एक घर की तरफ जाते देखते हैं। तभी लोकनाथ नाम का एक व्यक्ति नानम्मा के पास आता है। लोकनाथ नानम्मा से कहता है कि वो नानम्मा पर एक केस स्टडी करना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ दिन नानम्मा के साथ ही ट्रैवल करेगा। नानम्मा लोकनाथ की बात मान जाती है और वो दोनों पास वाले एक घर में जाते हैं। अब नानम्मा का काम था पजेस्ट लोगों की मदद करना। आप नानम्मा को एक एग्जॉर्सिस्ट की तरह मान लीजिए। अभी नानम्मा जिनके घर आई थी उस घर की बेटी पजेस्ट थी। लड़की और पिता अक्सर यूएस में ही रहते थे, लेकिन आदमी के पिता के देहांत के बाद ये आदमी अपनी बेटी के साथ इंडिया वापस आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद ही उनकी बेटी पजेस हो गई। इतना ही नहीं, वो लड़की लोकल लैंग्वेज में बात करने लगी थी, जबकि उसे वो लैंग्वेज आती ही नहीं थी। नानम्मा को यहाँ तुरंत पता चल गया कि इस लड़की को असल में इसी के दादाजी की आत्मा ने पजेस किया था, क्योंकि वो अपने बेटे यानी इस लड़की के पिता से नाराज हैं, क्योंकि इस आदमी ने अपने हाथों से अपने पिता की अंतिम क्रिया नहीं की थी, क्योंकि वो यूएस में रहता था और उसे आने में लेट हो गया था। इसलिए नानम्मा के कहने पर वो आदमी अपनी बेटी के अंदर के अपने पिता से माफ़ी मांगता है। इसके बाद वो अपने पिता की फेवरेट चीज़ अपनी बेटी को खिलाता है। इसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है, यानी सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद नानम्मा अपनी कार से अपने घर वापस जाने लगती है। कार में लोकनाथ नानम्मा से भूत प्रेत ईश्वर से जुड़ी कुछ बातें करता है, जिसके बाद नानम्मा बताती हैं कि उनके पिता एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे और उन्हें तंत्र विद्या का भी ज्ञान था, और वो अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग लोगों की सहायता करने के लिए कहते थे। कैसी सहायता? वो भी एक एग्जॉर्सिस्ट का ही कार्य करते थे और वो औरतों की हेल्प ज़्यादा करते थे। क्यों? तो पहले के ज़माने में लोग औरतों को इन चीज़ों में हेल्प नहीं किया करते थे, उल्टा उन्हें ही दोष देकर सज़ा दे देते थे। कैसी सज़ा? आपने कई पुरानी फिल्म्स में देखा होगा कि औरतों को चुड़ैल घोषित करके समाप्त कर दिया जाता था। एक बार नानम्मा के पिता किसी औरत पर एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे, तब उनकी एक बेटी यानी नानम्मा की बहन मारी गई थी। बेटी के मरने का दुख इतना था कि उस दुख में नानम्मा की माँ भी चल बसी, लेकिन फिर भी नानम्मा के पिता ने तंत्र विद्या से लोगों की सेवा करना बंद नहीं किया। अंत में उन्होंने भी अपने प्राण गंवा दिए। अपनी अंतिम समय में उन्होंने अपनी सारी विद्या नानम्मा को सिखा दी और साथ ही उन्हें एक नेकलेस भी दिया। इसके बाद नानम्मा भी अपने पिता की तरह तंत्र विद्या के प्रयोग से लोगों की सेवा करने लगी। आगे हम देखते हैं कि नानम्मा सभी धर्मों को मानती थी, और इसका पता हमें नानम्मा के घर पर कई धर्मों के सिंबल्स को देखकर चलता है। नानम्मा की स्टोरी सुनकर लोकनाथ नानम्मा से पूछता है कि उनके करियर का सबसे खतरनाक केस कौन सा था। नानम्मा बताती हैं कि उन्होंने एक केस पर कार्य किया था जो कि बहुत खतरनाक था और वो कम्प्लीटली सॉल्व भी नहीं हो पाया था। आगे इस केस के बारे में बताते हुए नानम्मा कहती हैं कि वो घटना शुक्लापेट में ही 1990 के दौरान घटी थी। यह से कहानी 1990 में शिफ्ट हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं एंथनी नाम के एक व्यक्ति को। एंथनी ने अभी अभी एक नया घर लिया था अपने परिवार के लिए।
एंथनी को एक बड़ा और काफी बढ़िया घर बहुत सस्ते दामों में मिल गया था, यानी कुछ तो गड़बड़ पक्की थी। अब एंथनी के परिवार में कौन कौन है ये देख लेते हैं। एंथनी की पत्नी का नाम है मेरी, उसकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम है सोफी और तारा एक म्यूट चाइल्ड है और वो बोल सुन नहीं सकती। एंथनी की एक बूढ़ी माँ भी है और एंथनी के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ एंथनी की माँ एंथनी और मैरी को हमेशा एक बेटा पैदा करने के लिए फोर्स किया करती थी क्योंकि इनकी 2 बेटियां पहले से हैं। यहाँ मैरी प्रेग्नेंट भी है और एंथनी की माँ यही चाह रही थी कि इस बार मैरी को बेटा ही हो। अब ये जो नया घर था ना, उसका एक कमरा लॉक्ड था और साथ ही उस कमरे को लकड़ी लगाकर कीलों से ठोक कर सील किया गया था। पर एंथनी वो लकड़ी वगैरह हटाकर उस कमरे को खुलवा देता है। इस कमरे में घर के पुराने मालिक की कुछ चीजें जैसे कि हारमोनियम, ढोलक वगैरह ये सब रखा हुआ था। अब शाम में तारा खेलते हुए इस रूम में चली जाती है जहाँ कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे कि वहाँ पर रखी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगती है आदि इत्यादि। इतना ही नहीं, रात में सोफी एक अजीब आवाज़ से उठ जाती है और उसे लग रहा था कि वो आवाज़ें तारा निकाल रही थी, जबकि हम जानते हैं कि तारा बोल सुन नहीं सकती। सोफी आवाज़ इग्नोर करके सो जाती है और अगले दिन मैरी नोटिस करती है कि तारा के हाथों पर चोट के निशान थे। आगे हम एक दीवार दिखाई जाती है जहां इस फैमिली ने कई फोटोज लगाई हुई थी, जैसे कि फैमिली फोटो और भगवान की फोटो। पर अचानक से वो सारी फोटोज अपने आप एक साथ उस दीवार से गिर जाती हैं। यहाँ माता जी अपने स्वर्गवासी पति की फोटो उठाती हैं और उनका हाथ एक कांच के टुकड़े से कट जाता है और खून उनके पति के फोटो पर गिर जाता है। यहाँ माता जी उदास होकर कहती हैं कि उन्हें ये उम्मीद थी कि उनके पति एंथनी और मैरी के बेटे के रूप में वापस आएंगे, ऐसा बस उनका मानना था। आगे हम देखते हैं कि वहाँ की सारी फोटोज टूट चुकी थी, पर उसी दीवार पर काफी ऊपर कोने में एक अननोन फोटो भी लगी हुई थी जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। आगे हम तारा को रॉकिंग चेयर पर अजीब तरह से बैठकर झूलते देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंथनी, जिस चावल की मिल में अकाउंटेंट की जॉब करता था, वहां इनकम टैक्स नोटिस के कारण उस मिल को कुछ महीनों के लिए बंद किए जाना था। यानी एंथनी 2 महीने बाद जॉबलेस होने वाला था और उसके पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं थे क्योंकि उसने अपनी सारी सेविंग्स ये घर जो लेने में लगा दी थी। टेंशन में एंथनी उस दिन मील में काफ़ी देर तक काम करता है और जब घर जाने के लिए वो अपना स्कूटर स्टार्ट करने लगता है तो वो पाता है कि उसका स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ऐसे में एंथनी एक लालटेन लेकर पैदल अपने घर जाने लगता है और उसे रास्ते में एक आदमी भी मिल जाता है जिसके साथ बातें करते करते एंथनी अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही एंथनी का घर दिखाई देता है वो दूसरा इंसान एकदम से गायब हो जाता है। यहाँ एंथनी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए अपने घर के कुएं के पास हाथ मुंह धोने लगता है जहाँ उसे वो दूसरा आदमी फिर से दिखाई देता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो वहाँ से गायब हो जाता है। इन सब चीज़ों से एंथनी काफ़ी डर जाता है और वो सारी बात मैरी को बताता है, लेकिन मैरी के हिसाब से वो बस एंथनी का एक वहम होगा। उसी रात सोफी को तारा बोलते हुई दिखाई देती है। तारा अजीब तरीके से गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ रूम में खड़ी थी। सोफी यहाँ चिल्लाती है और उसके पेरेंट्स वहाँ आए उससे पहले तारा वापस बेड पर चली जाती है और पेरेंट्स को वहाँ आने पर तारा ऐसे एक्ट करती है मानो वो सो रही थी और सोफी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो उठी थी। ऐसे में एंथनी और मैरी सोफी की बातों पर भरोसा नहीं करते, उल्टा उस पर एक गुस्सा कर देते हैं। यहाँ हम तारा को एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखते हैं। अगले दिन जब तारा और सोफी खेल रही थी तब घर के कारपेंटर की छोटी बहन भी उनके साथ खेलने आती है। ये लोग कुछ तो 25 का खेल खेलने लगती हैं जिनके बारे में सोफी और तारा अपनी माँ और कारपेंटर को बताती हैं। अब उसी रात हम मैरी और एंथनी को परेशान देखते हैं जहां माताजी के पूछने पर एंथनी बताता है कि जल्द ही उसकी नौकरी चली जाएगी और ऐसे में ये लोग तीसरे बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते।
इसलिए मैरी और एंथनी अबॉर्शन के बारे में सोच रहे हैं। अबॉर्शन की बात सुनकर माताजी गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं और वह एंथनी को थप्पड़ भी मार देती हैं। माताजी का मानना था कि उनके पति लड़के के रूप में जन्म लेंगे और वो पति के पेंशन के पैसों से भी बच्चे का ख्याल रख लेंगी, लेकिन अबॉर्शन नहीं होगा। अब आगे देर रात एंथनी को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है। चेक करने पर एंथनी पाता है कि तारा कुएं के ऊपर बैठकर पानी निकाल रही थी। ऐसे में एंथनी तुरंत कुएं के पास जाता है, पर तारा वहां से गायब हो जाती है। यहाँ एंथनी अपने घर की छत पर 5 भूतिया आकृतियां देखता है, 4 बच्चियों की और एक माँ की, जिसके बाद कोई एंथनी को कुएं में धक्का दे देता है। अगली सुबह सभी लोग एंथनी को घर में ढूंढ रहे थे, जहाँ काफी ढूंढने पर मैरी को एंथनी कुएं में मिलता है, जहाँ वो मरा नहीं था पर किसी तरह पानी में तैर रहा था। बाहर आने के बाद अब तो एंथनी को पूरा यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो अजीब था। एंथनी सारी बात मैरी को भी बताता है। उसी रात कारपेंटर की छोटी बहन फिर से तारा के साथ खेलने आती है, जहां वो तारा को लेकर घर से कहीं दूर चली जाती है। अब मैरी को जैसे ही पता चलता है कि तारा कहीं चली गई है, वो चारों तरफ तारा को ढूंढने लगती है। मैरी कारपेंटर के घर जाकर भी पूछती है कि उसकी बहन कहाँ है, जहां कारपेंटर बताता है कि उसकी तो कोई बहन है ही नहीं। यानी अभी तक जो बच्ची खुद को कारपेंटर की बहन बोल रही थी वो कोई आत्मा थी। तभी हम तारा को सड़क पर अकेले पाते हैं। तभी वहाँ यंग अन्नम्मा अपनी कार से आती हैं और वो तारा को अपनी कार में बैठाकर उसके घर पहुंचा देती हैं। और वही तारा के मिल जाने से मैरी चैन की सांस लेती है। वहां से लौटते वक्त अन्नम्मा को महसूस हो जाता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। वहीं घर में पैरानॉर्मल घटनाएं बढ़ गई थी, जिसमें माजी को घर में किसी औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। वहीं एंथनी अपने आप उस फर्नीचर वाले रूम में लॉक हो जाता है। इसी तरह की और भी घटनाएं होती हैं। परेशान होकर एंथनी अब इस घर को बेचना चाहता था और वो ब्रोकर से किसी खरीदार को ढूंढने की बात भी कह देता है। यहाँ ब्रोकर कहता है कि किसी नए खरीदार को ढूंढने में समय लगेगा, तब तक वो लोग अन्नम्मा की हेल्प ले लें, क्योंकि ऐसे केसेस में वो लोगों की मदद करती हैं। एंथनी अब तक इतना डर चुका था कि वो उसी रात उस घर को खाली करके जाना चाहता था। वो सारा सामान भी बांध चुका था, पर तभी अचानक से मैरी के पेट में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। एंथनी तुरंत मैरी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहीं माताजी दोनों बच्चियों के साथ घर पर ही रुकती है। डॉक्टर के हिसाब से मैरी के कुछ टेस्ट करने थे, जिस कारण एंथनी को रात भर वहीं हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। यहाँ हॉस्पिटल के फोन से ही एंथनी अन्नम्मा से बात करता है, जहाँ अन्नम्मा उससे कहती है कि वो 2 दिन बाद उसके घर आएंगी, तब तक वो लोग उस घर को छोड़कर नहीं जा सकते, या वो घर उन लोगों को जाने ही नहीं देगा। इसके बाद अगली सुबह घर पर माताजी मृत पाई जाती है। यहाँ से सीन 1-2 दिन बाद शिफ्ट होता है, जहाँ माताजी का फ्यूनरल वगैरह चल रहा था और अब तक अन्नम्मा भी उस घर में आ गई थी। अन्नम्मा को उस घर में माताजी की आत्मा दिखाई देती है, साथ ही उन्हें उस घर के पुराने मालकिन की भी आत्मा नजर आती है। अन्नम्मा को यहाँ समझ आता है कि जरूर पहले इस घर में कुछ तो हुआ था, तभी यहाँ ऐसी चीजें घट रही थी। अन्नम्मा वो फोटो भी नोटिस कर लेती है जो उस दिन उस दीवार पर एकदम ऊपर थी ना, वो फोटो घर के पहले रहने वाले किसी सदस्य की थी। वहीं घर के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ भी था, जहाँ से अन्नम्मा को थोड़ी अजीब सी वाइब्स आती हैं। अन्नम्मा बताती है कि हमारे आसपास की चीज़ें हमारी यादों और मेमोरीज को कैप्चर करके अपने अंदर स्टोर करके रखती है। अन्नम्मा उन्हीं मेमोरीज से इस घर में क्या घटा था उसको पता लगाएंगी। अन्नम्मा पास्ट के कुछ विजन्स भी देखती हैं, पर कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। यहाँ अन्नम्मा समझती है कि कोई तो शक्ति है जो उन्हें इस घर का अतीत जानने से रोकना चाहती है। अन्नम्मा सारी बात एंथनी के परिवार को बताती है और कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगी। तभी एक तार अपने आप अन्नम्मा को चोक करने लगता है। एंथनी और उसके परिवार को भी कोई अनजान शक्ति अन्नम्मा की मदद करने से रोक रही थी। अन्नम्मा किसी तरह एक क्रॉस की हेल्प से खुद को फ्री करती है। साथ ही वो कहती है कि वो अमावस्या से पहले वापस आकर इस घर के आत्माओं को मुक्त करा देंगी। अभी अगर वो इस घर में रही तो शायद ये आत्माएं परिवार के लोगों को ही नुकसान पहुंचाने लगेंगी।
पर तब तक एंथनी और उसके परिवार को यहीं इसी घर में रहना होगा, क्योंकि वहां से निकलने का सोचते ही वो घर और वो आत्माएं उनके साथ कुछ बुरा कर सकती हैं। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ लोकनाथ अन्नम्मा से कुछ स्पिरिचुअल सवाल पूछता है और अन्नम्मा उस हिसाब से उनका जवाब देती है। खैर, आगे फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एंथनी का परिवार बड़ी मुश्किल से उस घर में रह रहे थे। तारा का व्यवहार बहुत ही अजीब होता जा रहा था। यहीं ये लोग उस फर्नीचर वाले कमरे को वापस से लकड़ी वगैरह से सील करा दिए थे। यही एक सीन से हमें पता चलता है कि एंथनी की माताजी को किसी औरत की आत्मा ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिस कारण वो समाप्त हो गई थी। अब वो औरत माताजी से इसलिए नाराज थी क्योंकि माताजी को हमेशा मैरी से एक बेटा चाहिए था। अब ये औरत कौन थी, ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं अन्नम्मा 3 लोगों के साथ एंथनी के घर आती हैं, जिनका नाम था आर्या, सोहेल और जीके, जो कि अन्नम्मा की एग्जॉर्सिज्म में मदद करने वाले थे। अन्नम्मा यहाँ वादा करती हैं कि एग्जॉर्सिज्म के बाद एंथनी और उसका परिवार इस घर में आराम से रह सकेगा। आगे सबसे पहले अन्नम्मा को घर के बाहर उस बड़े से पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची की कंकाल मिलता है। फिर तारा एकदम से पजेस हो जाती है और इस पेड़ के चारों तरफ चक्कर काटने लगती है। यहाँ अन्नम्मा तारा को रोकती नहीं है, बल्कि वो जो कर रही थी उसे करने देती है। जब तारा घंटों तक पेड़ के चक्कर काटते काटते थक कर गिर जाती है, तो वो लोग उसे उठाकर घर में वापस ले आते हैं, क्योंकि तारा पर ही एग्जॉर्सिज्म होना था। यहाँ हर धर्म के हिसाब से कुछ रिचुअल शुरू होते हैं। वहीं हर हॉरर मूवी का वही कॉमन एग्जॉर्सिज्म, जिसके दौरान तारा अजीब आवाज़ों में बात करने लगती है, फिर अचानक से अपने माँ पापा के सामने मासूम बनने की कोशिश करती है, फिर हवा में भी लेविटेट होने लगती है, और इसी के बाद तारा उसी रूम में खींची चली जाती है जो रूम लॉक्ड था। उस रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया था। यहाँ अन्नम्मा और आर्या दोनों तारा को ढूंढने के लिए उस रूम में जाते हैं, और उस रूम में उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है जो कि कुछ बेसमेंट जैसा था। यहाँ अन्नम्मा को एक औरत और 3 बच्चियों के कंकाल भी मिलते हैं। वहीं आर्या को माँ और बच्चियों की आत्मा भी नजर आती है। यहाँ कई चीजें भी रखी हुई थी, जिन्हें छूकर अन्नम्मा को पूरा अतीत भी पता चल जाता है, और वहीं इन्हें तारा भी मिल जाती है। यहाँ से हमें बताया जाता है अतीत में घटी वो घटना जिस कारण यहाँ ये सब कुछ हो रहा था। ये घटना हुई थी 1930 के दौरान। उस समय भी इस घर में एक परिवार रहता था, जिसमें आदमी जिसका नाम था नायुडम्मा, जो कि एक सनकी आदमी था। वहीं उसकी माँ, जो हमेशा उसे ये कहकर उकसाती रहती थी कि तुम्हें तो बेटा है ही नहीं, तुम्हें तो सिर्फ 4 बेटियां हैं। नायुडम्मा की सिर्फ 4 बेटियां ही थी, इसीलिए नायुडम्मा की माँ और नायुडम्मा पत्नी और बेटियों पर काफ़ी अत्याचार किया करते थे। इसके बाद जब नायुडम्मा की पत्नी फिर से प्रेग्नेंट हुई, तो वो एक मिडवाइफ को बुलाकर ये पता करवाया कि कोख में पल रहा बच्चा बेटा था या बेटी। मिडवाइफ कुछ तो अपना रिचुअल करके बोल देती है कि नायुडम्मा को फिर से बेटी ही होने वाली थी। ऐसे में सनकी नायुडम्मा अपनी वाइफ के पेट को चाकू से काटकर बच्चे को ही निकाल देता है, जिस कारण उसकी पत्नी और होने वाला बच्चा दोनों समाप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये पागल नायुडम्मा अपनी सभी बेटियों को एक एक कर समाप्त कर देता है, और एक बेटी भागकर घर के बाहर बने उसी पेड़ में छिप जाती है, जिसका कंकाल अन्नम्मा को मिला था। वहीं उस अजन्मे बच्चे को मिडवाइफ पास ही में दफना दी थी। तो इस घर में नायुडम्मा की वाइफ, उसकी 4 बेटियों की आत्मा और साथ साथ नायुडम्मा और उसकी माँ की भी आत्मा थी। क्यों? तो बाद में वो लोग भी तो मरे ही होंगे ना। अब यहाँ नायुडम्मा की वाइफ की आत्मा ने एंथनी की माँ को इसीलिए सीढ़ियों से धक्का देकर समाप्त कर दिया था, क्योंकि वो हर समय बेटे बेटे की रट लगाई हुई थी, जस्ट लाइक हर मदर इन लॉ। और अगर आपको याद हो तो एंथनी को मिल से वापस आते वक्त एक आदमी रास्ते में मिला था ना, जो अचानक से गायब हो गया था। वही नायुडम्मा था, यानी उसकी आत्मा। सारी चीज़ें जानने के बाद अन्नम्मा का प्लान था, जिसमें वो बेसमेंट से सभी लोगों का सामान लेकर आती हैं और रिचुअल्स करके सब कुछ जला देने का सोचती हैं। सिंपल प्लान है ना, पर ये इतना सिंपल था नहीं। अन्नम्मा यहाँ बताती है कि इस घर में सभी फैमिली मेंबर्स पर हमला हो चुका है, सिवाय मैरी के। क्यों?
क्योंकि मैरी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो 60 साल पहले मरे जीव पिंड यानी फीटस के रक्षण में है। जो फीटस तब नायुडम्मा के हाथों समाप्त हुआ था वो पंच महाभूतों यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश तथा धरती की सहायता से महाशक्ति बन गया था। वही होने वाले बच्चे की रक्षा कर रहा था। अब उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई है जैसे कोई सुनामी। जैसे ही मैरी का बच्चा जन्म लेगा वो शक्ति उसे अपने वश में कर लेगी। इन सब को रोकने के लिए एक पूजा करी जाती है जहाँ सना हुआ आटा लिया जाता है और इस आटे को एक पिंड का रूप दिया जाता है और मैरी को यहाँ एक खास मंत्र का उच्चारण करते हुए 280 बार दूध की बूंदें इस पिंड पर डालनी थी। यहाँ ये पूजा शुरू होती है, वहीं सभी लोगों के सामान का अंतिम संस्कार किया जाता है। अन्नम्मा सभी से कहती हैं कि अंतिम संस्कार की क्रिया के दौरान कई आवाजें सभी को पीछे मुड़ने के लिए कहेंगी, लेकिन किसी को भी मुड़ना नहीं है। एंथनी सभी नियमों का पालन करते हुए अंतिम संस्कार पूर्ण करता है। वहीं नायुडम्मा की आत्मा बार बार एंथनी को उसकी आंखों में देखने के लिए बोल रही थी, लेकिन एंथनी उसकी बात ही नहीं सुनता। वहीं सोहेल नायुडम्मा के छलावे में फंस जाता है और वो नायुडम्मा की ओर मुड़ जाता है और नायुडम्मा उसे पजेस कर लेता है। यहाँ पजेस सोहेल घर के अंदर आकर सभी पर हमला करने लग जाता है। वो लोग किसी तरह सोहेल को पूजा भंग करने से रोकते हैं। नानम्मा सोहेल को अपने पिता का दिया हुआ नेकलेस पहनाती है जिससे हमें उस आत्मा का असली रूप देखने को मिलता है जो कि नायुडम्मा था। वहीं दूसरी ओर मैरी पूजा करती जा रही थी और वो अपनी पूजा पूर्ण भी कर लेती है। पूजा पूरी होते ही तारा वापस से ठीक हो जाती है और वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। साथ ही सोहेल भी ठीक हो गया था। सभी आत्माओं को शांति प्रदान करने के बाद अब वो घर रहने के लिए एकदम सुरक्षित था। यहाँ नानम्मा इस फैमिली से विदा लेती हैं और यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यहाँ लोकनाथ को नानम्मा से जुड़ी काफ़ी जानकारी मिल गई थी और उसका काम भी पूरा हो चुका था। लोकनाथ नानम्मा से कहता है कि आप बहुत महान हैं। तभी नानम्मा को एक कॉल आता है और उन्हें शुक्ला पेट में ही एक अबैंडन्ड घर में बुलाया जाता है। यहाँ लोकनाथ कहता है कि वो भी नानम्मा के साथ जाएगा, जहाँ नानम्मा कहती है कि ये आखिरी बार होगा जब तुम मेरे साथ जाओगे, इसके बाद नहीं। तो इसके बाद नानम्मा और लोकनाथ उस खंडहर जैसे घर तक पहुंचते हैं जहां उन्हें वही डॉग सड़ता नजर आता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में नानम्मा की कार से टकराकर समाप्त होते देखा था। अब ये थोड़ी अजीब बात थी क्योंकि उस समय नानम्मा अपने आदमी से उस डॉग को दफना देने के लिए बोली थी, तो ये डॉग बाहर कैसे था? अब इस खंडहर घर में कोई नहीं था और नानम्मा सोच रही थी कि उन्हें कॉल कौन किया था। लोकनाथ और नानम्मा घर में छानबीन करने लगते हैं। तभी सीन आता है जहां नानम्मा खिड़की के पास खड़ी थी और उनके बगल में लोकनाथ आता है। तभी लोकनाथ अचानक से नायुडम्मा में बदल जाता है और इतना ही नहीं, नानम्मा अपना पर्स कार में ही भूल आई थी जिसमें उनका क्रॉस और बाकी चीज़ें रखी हुई थी। हाँ, पर नानम्मा के पिता का दिया हुआ लॉकेट अभी भी उनके पास ही था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी पिंडम मूवी की कहानी जो कि काफ़ी सिंपल थी। इस मूवी में सिर्फ लास्ट में ट्विस्ट था जहाँ हमें पता चला कि नायुडम्मा की आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई थी, बल्कि वो तो नानम्मा से बदला लेने आ गई थी। यहाँ सवाल ये बनता है कि अब ये लोकनाथ कौन था? इसके पीछे कई थ्योरीज है, जहाँ पहली थ्योरी के हिसाब से नायुडम्मा ही लोकनाथ बनकर आया था नानम्मा को फंसाकर उस घर तक लाने के लिए, या ये भी हो सकता है कि नायुडम्मा किसी लोकनाथ नामक व्यक्ति को पजेस कर लिया होगा, पर इसका कोई ठोस रीज़न नहीं मिलता है। हो सकता है अगर इस मूवी का पार्ट 2 आया तो उसमें हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाए। अब ये बात कि क्या ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, तो फिल्म के डायरेक्टर साई किरण ने खुद कहा कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि 1930 के दौरान नालगोंडा नामक डिस्ट्रिक्ट में घटी थी। इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, पर डायरेक्टर की दादी माँ उन्हें कई बार ये कहानी सुनाई थी कि ऐसा कुछ उनके गांव में हुआ था। तो हो सकता है कि ये बस कहीं सुनी बातें हों, पर क्या पता सच भी हो सकती है। ये आप पर है कि आप इसे सच मानते हैं या झूठ।
बाकी मूवी काफ़ी अच्छी है तो ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक ऐसी ही कहानी और एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।